This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन माशाल्लाह 227 प्लस पे क्लोजिंग हो गई, विच इज़ अ वेरी वेलकम थिंग कंपेयर टू व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है. आज ही खबर आई है कि ईरान के जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल है टू यूरोप हैज़ रीच 300,000 बैरल और ये अब इज़ गोइंग अप एंड अप. और ये जो इसकी भी एक फैक्टर होगी, और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, और इसकी वजह से मार्केट्स भी है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं. कल फ्राइडे को, आज तो अभी खुला ही नहीं, फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट काफ़ी डाउन रही. फिर जापान की मार्केट जब खुल रही थी, शायद उस वक्त पॉजिटिविटी आई, तो वहाँ की मार्केट आज सुबह को पॉजिटिव खुली थी. लेकिन फिर हैंसेंग भी पॉजिटिव रहा, लेकिन चाइना, इंडिया वगैरह सब नेगेटिव गए. और यूरोप जो अभी खुला है उसमें भी सब नेगेटिविटी नज़र आ रही है कि तेल की कीमत 31 पे जाती है, 30 पे आती है, और 30 ऊपर भी गई थी और 27 तक नीचे भी आई थी. तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी है. लेकिन फरवरी का महीना शुरू हुआ तो ऐसा लगा पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आ गई, और फरवरी में कंटिन्यूसली हमने जो है पॉजिटिविटी देखी. और अभी मेरे ख्याल में जुमरात को ही हमने सेलिब्रेट किया था कि 32,000 का लेवल जब सस्टेन हो गया था, तो हमने कहा चलो जश्न मना ली जाए. कभी कभी पाकिस्तान में खुशी मनाने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर उसको कैश करते हैं. लेकिन आज बच्चे शोर मचा रहे हैं कि जी अब 33 के खिलाओ, तो मैंने कहा आने तो दो. बहरहाल 227 प्लस हो गई मार्केट, और इस तरह से 32,706, नॉट वेरी फार फ्राम 33,000. बच्चों की डिमांड सही है. और 30 में जरा 111 का इजाफा है, 19,124. ऑल शेयर्स में 124 का इजाफा 22,750 का हुआ. वॉल्यूम भी बेहतर है, आज 152 मिलियन शेयर्स का कम हुआ है. एडवांसिंग कंपनीज 167, डिक्लाइनिंग 142, अनचेंज 20, 329 शेयर्स के कंपनी में काम हुआ है. एंग्रो फर्टिलाइजर्स लीडिंग द पैक इन वॉल्यूम, 9.4 मिलियन का काम हो गया यहाँ पे. टीआरजी पाकिस्तान में 7 मिलियन का काम हुआ है. पेस में 6.9, ट्राई स्टार पावर में 6.78, और पीआईए जिस पे आजकल बड़ी बहस चल रही है, सिर्फ 6 रुपये का हो गया. आपको याद दिलाता चलूँ कि ये जो शेयर था, अभी भी गवर्नमेंट के पास ही तमाम शेयर्स हैं, थोड़े से शेयर पब्लिक में है, हम लोगों के पास है. ये 20 रुपये पे आईपीओ हुआ था. जब कोई कंपनी आईपीओ होती है तो उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की जाती है, उसकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन देखी जाती है कि वो कहाँ तक जाएगी. तो 10 रुपये का शेयर जब आप 20 पे बेचते हैं तो कुछ उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्रिएट की जाती है और आगे का देखा जाता है. 20 रुपये पे कोई आदमी शेयर लेता है इस उम्मीद में लेता है कि आगे चल के ये 40-50 का होगा, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत वक्त गुजर गया और आज ये 6 रुपये पे है. इस पे मज़ीद हम बात करेंगे. नेस्ले पाकिस्तान में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा, यूनिलीवर फूड में 200 का इजाफा है, बाटा में 110 का इजाफा, हीरो पार्क में 54 का इजाफा, सीरियल में 21 का इजाफा है, लूजर्स में कॉलगेट पॉलमेव में 20, गंधारा इंडस्ट्रीज़ में 17, JDW शुगर में 9.7 का लॉस है, चिराग पार्क में 8.27 का लॉस है, होंडा एटलस में 7 का लॉस है. जैसा कि मैंने बताया, आज की मार्केट जब खुली है तो खुलते ही एकदम से इसने शूट किया है. विद इन लेस देन 1 आवर 200 प्लस पे चले गई और माशाल्लाह 227 पे क्लोज़ हो गई है. जो आज की एक अहम खबर वो ये है कि फ़्लाइट रिज्यूम्स एम्प्लॉय फ्यूम, कुछ जद्दा वगैरह से फ़्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं पीआईए की. और पाकिस्तान आइडियली लोकेटेड फॉर थर्ड कंट्री ट्रेड, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान टोटल पब्लिक डेट स्टैंड्स एज 51 बिलियन. इस सिलसिले में कल मैंने एक टॉक्स में अटेंड किया कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, जिसमें फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक रज़ा साहब आए हुए थे. उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया. उन्होंने कहा कि अक्सर हम लोग जीडीपी से कंपेयर करते हैं अपने डेट को. उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत सोच है. एज ए मेजर बैंकर उन्होंने ये बताई बात कि आपको देखना पड़ता है कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर कितना बड़ा है, बैंकिंग सेक्टर कितना बड़ा है, क्योंकि वो आपका बेस होता है कि सपोज़
कल हमें ये 51 बिलियन देना पड़े तो क्या हमारे बैंक्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि हम एक इमरजेंसी सूरत पे ये कर्ज़े दे सकें? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो टोटल बैंकिंग एसेट्स है शायद 40 के करीब है और हम उससे बहुत ऊपर आ चुके हैं। इसी के मुकाबले उन्होंने बताया कि अमेरिका इन थ्योरी हैज़ रीच्ड 100% ऑफ GDP, लेकिन उसका जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। जो टोटल डेट अगर 100 जो भी है उससे कोई डबल से भी ज़्यादा है। तो अमेरिका चाहे तो अपने डेट को रीपे कर सकता है बैंकों की मदद से। तो ये फैक्टर को आपको याद रखना पड़ेगा। उस लिहाज से ये जो हमारा डेट है बहुत बड़ा डेट हो गया है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट ख़बर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ईरान क्रूड सेल्स टू यूरोप क्रॉस 300,000। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए एज ए प्रैक्टिकल पर्सन कि जब ये उस पर पाबंदी लगी हुई थी तो बहुत बड़े पैमाने पे इराक़ के ज़रिए से एक्सपोर्ट हो रहा था ईरानी तेल। हमारे यहाँ भी बड़े पैमाने में तेल आता है ईरानी तेल, जो कि हम रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं। 16 जगह रिश्वत लिया जाता है, फिर भी कहते हैं कि 100 ट्रक कराची में रोज़ाना आता है और पूरे बलूचिस्तान में 100% इस्तेमाल जो ईरानी तेल का ही होता है। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था लाइक इराक़ कि हम तेल आने देते और यहाँ से उसको गुज़र के जाने देते, तो या हम अपनी नीड को फुलफ़िल कर लेते। ईरान से जो तेल आता है वो सब्सिडाइज तेल आता है। ईरान अपने सिटीजन्स को सस्ता तेल देता है, हर आदमी को एक कोटा होता है, वही कोटा लोग बेचते हैं, इसीलिए इतना सस्ता तेल आता है, अदरवाइज़ इतना सस्ता आना नहीं चाहिए। तो ईरान समहाउ और दी अदर अपना काम चला रहा था। बहरहाल ये सब बातें हैं और अल्लाह का शुक्र है और मैं बड़ा खुश हूँ आज कि आज के खुशी के मौके पे ज़फ़र मोती साहब, हमारे फेवरेट गेस्ट, हमारे आइकॉन ऑफ स्टॉक मार्केट, इनके दादा से की इज़्ज़त करते थे, बाप की करते थे, अब इनकी हम इज़्ज़त करते हैं। जब आते हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ज़फ़र साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। तो आप लोगों को मुबारक हो, हम सब कौम को मुबारक हो कि इन हालात में जबकि दुनिया भर के हालात ज़रा ऊपर नीचे चल रहे हैं, हमारी मईशत बेहतर रिलेटिवली चले डिस्पाइट द वेरी बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और मार्केट को पता नहीं क्या हुआ, फरवरी आते ही मौसम बदल गया। देखिए मार्केट जो थी वो टेक ऑफ के सिचुएशन पर थी। आप ये देखिए कि हर एक आदमी कह रहा था कि दिसंबर में हम लोग दोबारा रीच कर लेंगे हमारा जो पीक किया हुआ था, नहीं हुआ। जनवरी में डोलड्रम इसी ऑयल प्राइसेस से हुआ। दुनिया जब खुलती है जापान से, तब से लोग ऑयल प्राइसेस देखना शुरू कर देते हैं कि क्या हो रहा है। आजकल सुना आप लोग सुबह कोई उठ के फजर की नमाज पढ़ के देखना शुरू करते पहले नहीं पढ़ते थे। हाँ पहले नहीं पढ़ते थे, तो वो जो लोग जो है वो देखकर फिर उसके ऊपर बेस कर रहा है। देखिए आपका 6 बिलियन US का स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो फॉरेन फंड्स के हाथ में है। तो जब ऐसा सिचुएशन होगी कि ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे तो जाहिर उसका मजबूर है। और अब जब जॉर्ज सोरोस जैसा ग्रुप फेल हो सकता है, मार्क मोबियस ट्रबल में आ सकता है। जॉर्ज सोरोस फेल हो गया, ऑयल प्राइसेस के जो फ्लक्चुएशन हुई ना, उसके पास बहुत ऑयल स्टॉक्स बहुत थे उसके पास। अच्छा। तो ये जब ऐसे बड़े बड़े नाम जो आइकन्स जो आप कह रहे थे, उनके नाम दुनिया सुनती है, हमारे आइकन तो आप हैं। तो उनके नाम जब ऐसे मुश्किलात में आते हैं, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि हमें एज अ अजमी मुल्क जो ऑयल इंपोर्टर है, इसका बेनिफिट बहुत बड़ा हुआ। अजमी ना, मैं ये कहता हूँ हम अजमी है। तो अजमी मुल्क के होने का फ़ायदा ये हुआ कि हम इंपोर्टर हैं ऑयल के। हमारे पास जो ऑयल आना शुरू हुआ है तो गवर्नमेंट ने उसकी प्राइसेस नीचे करके कंज्यूमर को तो बेनिफिट नहीं दिया, हाँ उनकी खुद की किटी में पैसा बहुत आ गया। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो निकले हुए हैं कि भाई ये बनाना है वो बनाना है, गवर्नमेंट बना सकती है। ऑयल प्राइसेस के साथ साथ हमारे ऑल टाइम लो इंटरेस्ट रेट हैं। हमारे अफरात ज़र का जो इन्फ्लेशन का है वो भी कहते हैं कि पेरिशेबल आइटम को छोड़ दें, नॉन पेरिशेबल आइटम में नीचे है। हल्की फुल्की रिसेशन भी नज़र आ रही है, इन्फ्लेशन का रिसेशन नज़र आ रहा है। तो ये सब जो है कैपिटल मार्केट में इसका जो है पॉजिटिव है। 5% इन्फ्लेशन अभी भी है ना? 5%? आप किससे 15% इन्फ्लेशन थी सर? नहीं 35 भी रही है। हाँ वो तो चलो, मैं दोनों एंड को ऊपर वाले अगर आप गौर करें तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त तो इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन का है। हाँ जी रिसेशन का है। हाँ जी, आपने जैसे वर्ड यूज़ किया। हाँ। जापान में रिसेशन, यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन, अमेरिका में भी कौन सी बड़ी तेज़ी है। अगर आप हाईटेक को छोड़ दें तो बाकी सब तो इतने अच्छे नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना कि देखिए ये जो ऑयल प्राइसेस घटे हैं, ये जो वॉर हो रही है सीरिया में, ये जो जंग के अलामतें आ रही हैं, ये दुनिया को हिलाएंगी। अगर ये $26 ही ऑयल रह जाता तो आपको पता है 10-15 दिन के अंदर 10-15 इकोनॉमीज फेल हो जाती। आप स्टार्ट करें उधर से, ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जितने तान हैं सिवाय अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के, सब ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ये फेल होते हैं। उधर नाइजीरिया का बुरा हाल है, वेनेजुएला का हाल बुरा है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग, कनाडा का करेंसी 103 रुपये तक यहाँ गया था
अनऑफिशियली, आज 76-78 में मिल रहा है। क्यों? कि कनाडा का जो कैलगरी का ऑयल है वो मट्टी में मिला हुआ, उसको निकालने का $35 है। कैसे वो अफोर्ड करेगा, बेचेगा क्या? जब तक $50 नहीं होता है उसको तो फीजिबल ही नहीं है ऑयल निकालना। तो कई कंट्री तो ऑयल निकाल ही नहीं सकेंगे। तो आपके क्या कनाडा के रेवेन्यू पे बड़ा हेवी बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। आप देखें अल्बर्टा और ये जो कैलगरी और ये जो स्टेट्स हैं जो सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग की वजह से कनाडा, उधर अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है। फिर आप ये देखिए कि ये ऑयल प्राइसेस के घटने की वजह से आपको तुर्कमेनिस्तान ने इतनी जल्दी गैस दी है, नहीं तो वो कहाँ दे रहे थे। अब उनको पता है माल तो उनका बिकने का नहीं, धनाधन ये फटाफट पाइपलाइनें शुरू हो गई, नहीं तो कौन दे रहा था। अब ये ओपनिंग अप हुई, ईरान हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ईरान से भी पाइपलाइन लेकर उसको वाया भेजे। जिस तरह आपने कहा कि ऑयल को भी हम कर सकते थे तो गैस को भी कर सकते हैं इंडिया की तरफ भेजा। हाँ, इंडिया को जरूरत है तो आपको उसकी भी रेवेन्यू मिलेगी। तो पंजगुर के पास पाइपलाइन पहुंची हुई है, वो उन्होंने अपने एंड पर कर दिया। 10 किलोमीटर करेंगे तो पंजगुर को मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे ना। अब ये यही तो मसला है कि यार वो अपने एंड से बिल्कुल तैयार बैठा है, अफगानिस्तान अपने एंड पर बिल्कुल तैयार बैठा है, पाकिस्तान अपने एंड पर करे ना। पाकिस्तान को कॉरिडोर के लिए भी चाहिए और ये भी चाहिए। और एनर्जी का क्राइसिस देखें, मैं यकीन करें, मैं जो जितने टेक्सटाइल टाइकून से मिलता हूँ, जितने परेशान अभी हैं पहले कभी नहीं थे। नहीं, उनके दे आर इन डीप ट्रबल सर। इनके फेसेस पर नजर आ रहा है। नहीं तो ये लोग अब हैप्पी गो लकी थे और ये इनका काम चलता रहता था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था, उनको एक्सपोर्ट बंद हो गया। 50% ऑर्डर नहीं आ रहे अभी तक। तो जो एक्सपोर्ट चल रहा है पुराना चल रहा है ना, अब नया ऑर्डर आप ले नहीं पा रहे। उसकी सिंपल वजह यह है कि आपने 20% ड्यूटी लगा के कॉटन को 20% महंगा कर दिया। बिल्कुल। स्पिनर को तो बचा लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड फेल है। मैक्सिमम जॉब तो वैल्यू एडेड पे होता है ना। जब कोई सूट बनाता है, शर्ट बनाता है, तब वो होता है मैक्सिमम ऑर्डर। हौजरी वाला है जी जी, वो तो उसके तो अब ऑर्डर ही नहीं आ रहे। आपसे 50 आपसे कोई सूट क्यों लेगा जब बांग्लादेश उसे सस्ता दे रहा है, हाफ प्राइस पे दे रहा है। हाफ प्राइस पे दे रहा है। हाफ प्राइस पे दे तो रहा है। हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने तबाह कर दिया है बिल्कुल। और फिर ये जो गैस ना देकर ये जो बड़े बड़े गैस की इंडस्ट्रियल कीमत एरिया, बढ़ा के- सियालकोट नहीं, और बढ़ाया कितना गया, दिया? सियालकोट, फैसलाबाद, जब वो लगाया गया था गल्फ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तो एप्टमा वाले ने कहा था दिस विल बी द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द केमल। हाँ, कहा था, वो हो गया इफ्तिखार सर। और अब जो है, अब ये कह रहे हैं कि 38% और बढ़ाना है। यही तो समझ नहीं आ रहा कि दुनिया प्राइसेस कम करने पर जा रही है, दुनिया ऑयल प्राइसेस कम करने पर जा रही है, दुनिया कंज्यूमर को देने चाह रही है, आप इंडस्ट्री को भी नहीं फेवर कर रहे हो। आज आपके ऑयल प्राइसेस के कम होने की वजह से सीएनजी की आपको ज़रूरत नहीं रही, लोगों ने अपने यूनिट्स में से सीएनजी खत्म कर दिया। हाँ, तो इसका फ़ायदा तो उठाने दो किसी को, इसका पास ऑन तो करो इंडस्ट्री को। वो इंडस्ट्री को पहुंचा ही नहीं रहे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे, पूरे ताले लगे हुए हैं। फैसलाबाद और ये सियालकोट, कराची का साइट एरिया देखे तो सही, चलो सिंध में तो अभी भी गैस आ जाती है, पूरा पंजाब तो सर्दियों में बंद है, जैसे लॉकडाउन है, जैसे लॉकडाउन हुआ। अभी मैं पंजाब घूम के आया हूँ, मैंने तमाम तस्वीरें भी लगाई इंटरनेट पे। हर सीएनजी स्टेशन का इतना डस्टी पड़ा हुआ है। फिर याद आता है कि यार ये भी कोई बेचारे आम लोग होंगे जिनको कहा गया कि भाई गैस लगा लो, गैस लगा लो, बड़ा अच्छा कारोबार है। हाँ, बिल्कुल। किसी ने जेवर बेचा, कोई प्रॉपर्टी बेची, लगा दी, बिल्कुल। और आज वो भूखा मर रहा है, भूखा मर रहा है। और आप देखो ना, क्रिएट जॉब्स नहीं कर रहे, तो जो पुरानी जॉब्स हैं उनको तो संभलने दो, आप नई क्रिएट तो ना करें। चलें, नहीं तो हम हर साल पाकिस्तान को 1 लाख जॉब्स क्रिएट करने चाहिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ नहीं हो रही हैं। आप जब बार 51 बिलियन कह रहे थे, आप याद रखिए कि आप हमेशा कहिए 51 बिलियन US$। हाँ। क्योंकि US$ की अभी आप हालत तो देखें, 1 रुपया अगर और डिवैल्यू होता है तो कितने अरबों रुपए का हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, ये कोई नहीं बोल रहा। इसाक डार साहब अभी भी 100 के नीचे तो नहीं ला सके। लोकल डेट इसके अलावा है, इसके अलावा इज वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली। हाँ, और ये जो है आप लोकल डेट को जब वो कह रहा है ना बैंक अमेरिका कि हम अपना डेट भर सकते हैं, तो फिर दोबारा डेट बैंकों से ही लेंगे ना। उनके लिए तो ना किधर से पकड़े या पीछे से सेम बात है। हाँ, उनका ये है कि अगर कोई चाइना उनको धमकाने आए या कोई IMF धमकाने आए तो वो एबिलिटी रखते हैं कि तो राइट ऑफ द चेक और अपनी लोकल इकोनॉमी से वो संभल सकते हैं। पाकिस्तान तो ये संभल ही नहीं सकेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और रज़ा साहब फॉर्मर गवर्नर ऑफ वो हैं स्टेट बैंक, उनकी बात को ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ज़फ़र साहब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। सर, आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, इसलिए कि एक तो मार्केट माशाल्लाह एक दिन नहीं, 1 फरवरी से हमारी अच्छी चल रही है। इसी दौरान हमने मार्केट को बहुत ऊपर नीचे में देखा, कभी चाइना डाउन, कभी अमेरिका डाउन, लेकिन हम कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं। उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। उसकी एक बेसिक वजह तो ये बताई जाती है कि पाकिस्तान में जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो और चीज़ें अच्छी हो जाएँ,
अभी जैसे 3 दिन का हमने बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है कि कोई ख्वाब देखा, इतना खूबसूरत फंक्शन हमने बीच लग्जरी पे अटेंड किया KLF का, कि ऐसा लगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान इज़ गोइंग बैक टू वेयर इट वाज, ए टॉलरेंट नाइस इजी गोइंग कंट्री। वहाँ हमने माइनॉरिटीज़ के हक़ की भी बहुत तकरीरें सुनी, तालियां बजी, और वुमेन राइट पे भी बात हुई और चीज़ों पे भी बात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। और शायद यही वजह है, फील गुड फैक्टर है कि रात को इतनी देर तक हम वहाँ करते रहे शोज़, वो सुनते रहे, और म्यूज़िक भी हुआ, डांस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो कराची पाकिस्तान का यही फ्यूचर है और यही दुनिया भर में होता है, इसीलिए शायद हमारे यहाँ पॉजिटिविटी है और इसमें मज़ीद पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरी आज की बड़ी हमारी खुशी की वजह यह है कि ज़फ़र मोती साहब हमारे आइकॉन, मैं मानता हूँ इनको हमेशा से, इनके दादा की इज़्ज़त करता था, इनके अब्बा की, और अब इनकी करते हैं, हम इनको सीखते हैं इनसे कुछ ना कुछ। इन्होंने जो कुछ बचपन में सीखा है वो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं सिखा सकता आपको। ज़फ़र साहब कंटिन्यू करेंगे आप। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। KLF की जगह बोले करें कराची लिटरेचर फेस्टिवल, ताकि लोगों को पता चले। KHILF हैशटैग पे आप चेक करें। हाँ, वो उसका देखिए ना, इंटरनेशनल राइटर्स आए, इंटरनेशनल लोग आए, गोरे बहुत थे साहब, सिक्योरिटी परफॉर्म दी, तो आपको जगह नहीं थी बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। तो ये एक पॉइंट पे मैं सफोकेट होने लगा था। हाँ, इतना रश और इतना बच्चों को एंथुसियाज्म के बुक्स ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, उन्होंने सोचा नहीं था। नहीं, तो ये चीजें आप जिस दिन भी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बेहतर होती है, फौरन पाकिस्तान फलने फूलने लगता है, और स्पेशली कैपिटल मार्केट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर कराची को जिस टाइम PP ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया तो आपको पता है गुमसुम सा हो गया था। रात को 9:30 10 के बाद तो गाड़ी नजर नहीं आती थी। आज आपका 10,000 पे मार्केट रो रहा था। हाँ, और 2 बजे तक आपको ट्रैफिक मिल रहा है, फंस जाते हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं। कितना रिमोट सा इलाका है, 10-11 बजे रात तक रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे 8-9 बजे, वो खुल गए हैं। हमें पता चला है कि ओल्ड टाउन में 2.5 घंटे तक कुर्बानी की खाल छीनने वाला नहीं था। 18,000 खाले वापस की गई। ये सीरियसली इसको भी आप सोचें, क्योंकि ये चीजें कैपिटल मार्केट पर रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर जितना माल इस दफा बिका बकरीद में, कभी बिका था नहीं। 70 बिलियन का तो सिर्फ रमजान में 70 बिलियन रुपीस की शॉपिंग कराची में हुई है। 14 अगस्त को 5 बिलियन की हुई है। ये फील गुड एलिमेंट निकला है कि अब आपके जो मॉल बिल्कुल डेड थे, खत्म हो गए थे, वो भी अब खुल कर कहते हैं कि भाई हमारे पास इस दफा काम आ रहा है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स और वैल्यू एडेड वालों को जो मारा जा रहा है ना, उनको अगर दे दिया जाए ना कोई प्रोटेक्शन, या उनकी एबिलिटी कर दी जाए कि वो बिजनेस कर सके, तो लोकल भी उनको इतना काम मिल जाएगा कि उनको बाहर एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सर, मैंने आज एक लिंक्डइन पे एक आर्टिकल लिखा है जी, जिसमें मैंने कहा कि इलिटिस्ट इकोनॉमी है, इलिटिस्ट पॉलिसीज है। बिल्कुल। मैंने कहा आपने कॉटन की कीमत बढ़ाई ताकि बड़े बड़े मिल ओनर्स तो स्पिनिंग के बड़े वही है ना, जमींदार लोग ठंडे हो जाए, उनको आपने बचा दिया और वैल्यू एडेड को मार दिया। आपको वैल्यू एडेड की परवाह नहीं है। आपने शुगर के लिए 13 रुपए का आपने दे दिया सब्सिडी, मेरे पैसा से, आपके पैसे से, और नतीजा ये हुआ कि 50 का शुगर आज हो गया 62 का। तो 25 रुपये मैंने आप ज़ाया कर दिया आपके एलिटिस्ट पॉलिसी की वजह से। बिल्कुल। क्यों आपने एक्सपोर्ट किया? ना करें एक्सपोर्ट, रहने दें। इसी तरह मैंने लिखा कि आपने ये जो वीट की कीमत है उसको आपने बढ़ाते बढ़ाते, ये भुट्टो ये जरदारी दौर में 10 रुपये से लेकर 32 रुपये 75 पैसे का किया सपोर्ट प्राइस। उसकी वजह से आज मेरी बीवी कल लेके आई 50 रुपये का आटा, 55 का भी मिलता है सुना। इम्पोर्टेड प्राइस जो अभी इस वक्त 900 रुपये मन मिल रहा है बाहर से, बिल्कुल 22 रुपये का पड़ेगा। बिल्कुल। उसको पीस के हम 25-30 पे बेच सकते हैं ना। जी बिल्कुल। तो क्यों ना हम इम्पोर्टेड खाएं, क्यों हम खाएं आपका एलिटिस्ट गंदम। आपको पता है कि बारदाना सिर्फ बड़े लोगों को मिलता है, छोटे लोगों को तो मिलते ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये सब पॉलिसीज गलत है ना। नहीं, ये डायनामिक नहीं है दरअसल। आम के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। दुनिया डायनामिक है। दुनिया में जो डिसीजन मेकर है ना, वो डायनामिक है। मुझे याद है अभी तक CLA के मियां मुमताज़ अब्दुल्ला शायद नाम था, CLA के चेयरमैन। उसने कहा कभी आप ज़फ़र साहब बोलते हो कि बहुत कंपनियों को आने दो, कभी आप कहते हो रोक दो। मैंने कहा डायनामिक मार्केट के डायनामिक डिसीजन होते हैं। जब हमें लगता है कि कैश फ्लो बहुत है तो आप 25 कंपनियां भी लिस्टिंग कराने के लिए ले आओगे महीने में, तो वो हो जाएगा। और जब नहीं कैश फ्लो होता है तो 4 कंपनियों में भी वो कंपनियां फेल हो जाएंगी। इनको डायनामिक का पता ही नहीं है, डायनामिज्म क्या होता है। इनके डिसीजन मेकिंग एक साइड होता है। दूसरी बात जो हमने ये देखा है कि जब भी आप प्राइस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करोगे, तो ऊपर करोगे या नीचे करोगे, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा इन ड्यू कोर्स। नेचुरल, कोई रोक नहीं सकता। नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ दार साहब हो, कोई नहीं रोक सकता। ज़फ़र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए या
नहीं बदल सकते आप मार्केट फोर्सेस को। बिल्कुल नहीं समझते, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसमें जो है ना, दुनिया में आपको दुनिया की करेंसीज का नजर रखनी है, दुनिया की कमोडिटी पर नजर रखनी पड़ती है। अब आप आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं हो क्या, अपना चावल खा लिया और घर पर सो गए, अपना आटा खा। आपको देखना पड़ेगा कंपैरेटिव के कहाँ, कहीं साउथ कोरिया अपनी सीमेंट तो नहीं आप फेंक देगा इस टाइप के। अगर गैप होगा तो आ जाएगा आर्बिट्राज होगा। हाँ, ये लोग ये समझते नहीं है कि एक शिप जब लगता है ना, उससे भी कितनी फ्लक्चुएशन होती है एक इकोनॉमी पर। और यही जो दुनिया परेशान घूम रही है, जो सिर्फ ऑयल बेस्ड थी, वो क्यों घूम रही है कि आज ऑयल बेस्ड में उनकी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि ऑल टाइम लो देखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कमिंग 5 साल तक भी आपको मुझे $50 नजर नहीं आ रहा है, ये रहेगा 35-36 के, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। क्योंकि ये जब तक वॉर चलती रहेगी सीरिया में, ये ऑयल कहीं ना कहीं से अपना लिंक बनाकर निकलता रहेगा। सही है, जैसे कि अभी निकल रहा है। बिल्कुल, इतनी रशिया ने बमबारी की, उसके बावजूद आईसीएस बेच रहा है इसलिए कि उसको भी कवरिंग दी हुई है। खुद बोल दिया है पुतिन ने कि भाई 32 कंट्रीज ने उसको कवरिंग दी हुई है। अब ये जो कवरिंग है ना, ये मरवारी है, क्योंकि हर कंट्री अपना देख रहा है कि किस तरह मुझे हो। आज ये भी आ गया कि यूएई अपनी फोर्सेस, जमीन की फोर्स भी भेजने के सोच रही है सीरिया। तो अब ये जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये इस पे ईरान ने धमकी दी है कि हिम्मत नहीं करोगे आने की। नहीं, ये देखिए, ये जो उस तरफ चल रहा है ना, तो उसका पाकिस्तान के डायनामिज्म के फायदे उठा सकते हैं। उधर हमने 2 मरतबा अपनी फौज ने अभी कहा कि हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ, जो होली प्लेस पे कुछ हुआ तो हम उसको बचाएंगे। तो इस तरह की एक पॉलिसी फौज ने तो डिफाइन कर दी है। पॉलिटिकल कैपिटल मार्केट या पॉलिटिकल इकोनॉमिकली इनके डिसीजन मेकिंग गलत पड़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो कि तब्दील हो सकती है सिर्फ पॉजिटिव सोच से, हम उस पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर ये ना करती, ये करती तो क्या होता। मिसाल के तौर पर 20% आप इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाते तो स्पिनर शायद मर जाता, लेकिन आपकी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता। सस्ता यॉन आता, उससे हम कपड़े बनाते, कपड़े से शर्ट बनाते, स्कर्ट बनाते, जो भी बनाते, वो उस इंडस्ट्री को आपने तबाह कर दिया जहाँ 90% जॉब क्रिएट होता है और सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिंग होती है। बांग्लादेश के पास तो कोई कॉटन नहीं है, यॉन भी नहीं है, मगर वो कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा भी हमसे लेके बनाता है। और ज़फ़र साहब जैसे खूबसूरत सूट पहने हुए सूट बनाता है, शर्ट बनाता है। एक शर्ट जिसकी कीमत $2 होती है उसको $20 पे बेचता है। एक सूट जिसकी कीमत $20 होती है $200 पे बेचता है। दैट्स वाई दे आर मेकिंग 25 बिलियन। हमारे क्या वैल्यू एडिंग है? कॉटन एक्सपोर्ट कर दिया आपने, यॉन एक्सपोर्ट कर दिया। व्हाट द बिग डील? बिग डील इज व्हेन यू सेंड समथिंग रेडी फॉर यूज विथ योर ओन ब्रांड। सर, ब्रांड की भी बड़ी वैल्यू होती है ना। देखिए ना, ये आप एक सूट अगर आप उठा के किसी को भेज दें, वो तो बहुत सस्ते में आपसे लेके जाएगा। क्या करेगा? वहाँ पर अपना स्टिकर लगाएगा और जफर मोती साहब जाएंगे और इटालियन सूट जी $200 का लिया है। तो हमें तो ब्रांड भी करना है। दैट्स द एंड ऑफ इट। नहीं हो रही ना ब्रांडिंग। आपने देखे, ये जो आप बात कर रहे थे, बांग्लादेश ने रियल में वैल्यू एडेड कपड़े में, स्पेशली शर्ट्स में अपना नाम कर लिया है। और आप देखेंगे कि आप इंटरनेशनल जाते हैं तो $100, $125 का लिखा होता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में कोई शर्म नहीं आ रही है। नहीं, उसको शर्म नहीं आ रही। ही इज प्राउड ऑफ इट कि भाई मैंने ऐसा इजिप्शियन कॉटन को बीट कर रहे हैं। आप अभी जो बात कर रहे थे कि कॉटन की, कि बीटी सीड जो है हमारी, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ गई जो हर साल कोई नया प्रोडक्ट निकालती थी। हम वो मुल्क थे जो उन्होंने फ्रूट में एक धमाके किए हुए हैं कि ये चीज़ें निकालते हैं, इनका कॉम्बिनेशन से ये निकला, इसका वो सब सो गए। आज मेरे पास कुछ मिलने आए थे, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी यूनिवर्सिटी का, एक वर्ड इंग्लिश का नहीं बोल सक रहे थे। और मैंने कहा मेरी इंग्लिश है, मुझे थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी होंगे, इसमें मेमनी भी होगी, थोड़ी उर्दू भी होगी, इस तरह हम वी डू इट फास्ट। उसको नहीं आ रहे थे और MBA कर रहा है। तो अब ये यूनिवर्सिटियों का ये हाल होगा तो आपको पता है वैल्यू एडेड पे क्या होगा। रोज यूनिवर्सिटी का काम ही रिसर्च करना। हाँ, और रिसर्च वाले बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं इनको। एग्जैक्टली। और व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग? नथिंग। कौन सी चीज इनोवेट हुई है पाकिस्तान में? नहीं हो रही ना। यही तो एक भी चीज बता दीजिए कि पाकिस्तानियों ने ये इजाद किया। भाई वो हमेशा दिखाते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी वाले ने वो प्लेन उड़ा लिया है। भाई ये 20-40 साल पहले हो गए हैं। ये जो सन से और जो सोलर से, ये 40 साल पहले हो गए हैं ये प्लेन उड़ने और ये सब। आप तो इसमें कोई और जिद्दत लेकर आओ। ये फिर जिस मुल्क में आपका मिनिस्टर सिटिंग बोल दे कि ये पानी से इंजन चल सकता है तो फिर और आगे रह क्या जाता है। ये अभी आपने जिसके ब्रेकिंग न्यूज दी थी, यही बोला परवेज साहब बोल रहे थे कि भाई पानी से चल सकता है। इस मुल्क में इसी जो KLF ये किस पे कराची फिर परवेज हुदा भाई नाम है ना, परवेज हुद भाई, उन्होंने एक बात बताई डॉक्टर कि एक यहाँ बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका बड़ा नाम था मुशर्रफ दौर में,
डॉक्टर अताउर रहमान जी जी, उन्होंने एक थ्योरी पेश की कि हार्प कोई टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, उसके ज़रिए से अमेरिका जो है ना यहाँ पे सैलाब ला रहा है और बहुत सारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस। तो कहीं जो इतना बड़ा साइंटिस्ट अगर ऐसी बात कह सकता है, पूरे हार्प की जो पावर होती है कुछ मेगावाट में होती है। जी जी, और बता रहे थे कि ये बारिश लाना या ज़लज़ला लाना हज़ारों मेगावाट से भी ज़्यादा चाहिए होता है पावर। तो जिस मुल्क का इतना बड़ा ब्रेन ऐसी ऐसी बात करेगा, उस मुल्क में साइंस कहाँ से आएगी जनाब? उन्होंने सबसे पहले बड़े टीचर ही हुड बॉय ने ही बोला था कि भाई ये नहीं हो सकता पानी से इंजन। वो गाड़ी से अगर चला रहा है, कोई भी जनरेटर लाओ, उसको खाली करो, बोलो उसको ऑन कर दे पानी से। क्या अगर इंजन तो एक ही है ना दोनों का। लेकिन ये बातें सुनते अफसोस होता है कि कहाँ हम लोग डॉक्टर अब्दुल समद जैसे और बड़े बड़े साइंटिस्ट आजकल ऐसे आ रहे हैं कि बस अल्लाह माफ करे, देख कर परेशानी होती है। सर ये इसी तरह राइस के बारे में बेचारे कह रहे हैं कि राइस में इंडिया ने काफ़ी तरक्की कर ली बिकॉज ऑफ जो आप बात करें, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तो हैं जिनमें बड़ी बड़ी तनख्वाहें ली है। पहले ज़माने में प्रोफेसर की तनख्वाह कम होती थी, मेरे वालिद भी बेचारे प्रोफेसर थे तो बहुत मामूली तनख्वाह, अब तो लाखों लाख में तनख्वाह है। जी जी, मगर व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग? नॉट अ सिंगल न्यू वैरायटी ऑफ बासमती प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान सो फार, सो दैट्स व्हाई वी हैव लॉस्ट द मार्केट। और बासमती के कॉपीराइट कोई और ले जा रहा है। ये आप सोचे ना कि इंडिया की यील्ड पर हेक्टर क्या है, डबल है वहां से। दोनों ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब में कितना दूर है, आधे घंटे का लाइन है बीच में। और क्या उसमें आप अमृतसर में जो फील्ड्स हैं और लाहौर के करीब जो फील्ड्स हैं, देख लें फर्क, यील्ड ही डबल है वहाँ। वो क्योंकि उन्होंने देखिए ना वो ऐसे रिसर्च करके ऐसे नहीं मोटिवेट किया हुआ है, फार्मर्स को मोटिवेट किया हुआ है, फार्मर्स को ट्यूब वेल्स दिए हैं, फार्मर्स के लिए वाटर सप्लाई दिए। सर एक सिंपल से आपको बात बताऊं, यहाँ एक बैग खाद का 1200 का है, इंडिया में 350 का है। हाँ, बस तो खत्म हो गया। अगर पाकिस्तानी रुपीस में गिनो तो 500 रुपए का। हाँ, 500-1200 में अब बात करते हैं जी हमने बड़ा किसान पैकेज दे दिया। नहीं वो तो कौन सा पैकेज दे दिया, करे परेशान किया हुआ। बल्कि आज अगर इंपोर्ट कर लेना फर्टिलाइजर इज मच चीपर देन दिस। दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन नेचुरल जो है ना वाटर सप्लाई का इरिगेशन, वो पंजाब में है। लेकिन हम अपना वेस्ट पंजाब कुछ नहीं कर रहा, ईस्ट पंजाब उसका फायदा उठा रहे हैं। 5 रिवर है ना, पंजाब मीन्स 5 रिवर, तो कितना नेचुरल इरिगेशन होगा, लेकिन उसका भी फायदा नहीं उठ रहा। सर ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, अब ये सो कॉल्ड बिजनेसमैनों की गवर्नमेंट आई, इसका जब ये हाल है तो जो पिछली हुकूमत थी वडेरों की, उन पे हम क्या बात करें? नहीं ये नहीं है, ये ज़रूरी है ही नहीं। मैं तो हमेशा देखता हूँ कि इसाक डार साहब जब भी आए हैं ना, इकोनॉमीज़ की कुछ डैमेजिंग ही हुई है, हमने तो यही देखा है। क्योंकि ये नहीं होता कि जिस तरह ये चाह रहे हैं। अब देखिए PI का कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है, यानी आप सोचो कि पूरा मुल्क कोलैप्स हो गया आपके 5-10 हज़ार लोगों की हठधर्मी की वजह से। कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। भाई आप इसको नेचुरल वे से प्राइवेटाइज करो, इसको लीन मीन मशीन बनाओ, क्यों नहीं प्रॉफिट करेगी? पहले नहीं करती थी प्रॉफिट। मैंने एक शो में एक बात कह दी, लोगों को बहुत बुरा लग गया। मैंने कहा जब 2008 में स्टॉक मार्केट का क्राइसिस आया था, तो आप जैसे और कई लोगों को मैं जानता हूं जिनको बड़ा अपने स्टाफ से बहुत लगाव है। हाँ जी। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जी कि भाई आमदनी तो हो गई है 1/4, अब मैं क्या करूं? एक रास्ता ये है कि आप लोगों को 1/4 निकाल दूं, और दूसरा रास्ता ये भी है कि क्योंकि हम एक ही घर के लोग हैं, मैं भी अपने खर्च कम करता हूँ, आप लोग भी खर्च कम करो, 1/4 सैलरी पे आ जाओ। ऐसा भी एक हाउस जानता हूँ मैं। नहीं किया पूरे के पूरे फैमिली, क्योंकि दे फेल्ट लाइक के जफर मोती इज नॉट टॉकिंग लाइक ए बॉस, कह रहे हैं हम सब तकलीफ में आ गए, तो हम लोग थोड़ा सा कम खाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आधी सैलरी पे भी काम किया, फॉर द टाइम भी 1/3 पे भी काम किया है। जब हालात अच्छे हुए तो रिस्टोर्ड हो गए। अरे तो मैंने कहा PIA वाले ये बात मान जाए कि 750 आदमी रखना ही है एक जहाज पे, जबकि इत्तेहाद में 150 होता है, तो फिर 1/5 सैलरी ले लो। हाँ, और कंटिन्यू करो, फिर काम मानोगे? होता है, नहीं मानेंगे भाई वहाँ ड्राइवर के सवा लाख है यार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये परेशान मैं क्यों दूँ? ड्राइवर का 1.25 लाख का खर्चा मैं क्यों उठाऊँ? आप ये इसको इस दुनिया में इनको वाइट एलिफेंट कहते हैं। ये कोई अगर किंग किसी से नाराज हो, किसी नवाब से, तो उनको एक ये एलिफेंट तोहफा किया जाता है कि इसको मेंटेन करो, उसी में वो कंगला हो जाए। उसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन बादशाह का तोहफा है तो उसको मेंटेन करो, उसमें वो कंगला हो जाता है, उसकी रियासत बिकती है। तो व्हाइट एलिफेंट का कॉन्सेप्ट इसीलिए है। तो आपके पास तो व्हाइट एलिफेंट ट्रेन है, आपके व्हाइट एलिफेंट स्टील मिल है, आपकी व्हाइट एलिफेंट PIA है, और तमाम पावर सेक्टर, तमाम 500 से ज्यादा बिलियन वो खाता है। और देखिए कोई पूछना वो कहते हैं जी IMF कह रहा है। IMF क्यों कहेगा भाई? IMF को क्या जरूरत पड़ी है? IMF तो एक बैंकर है, वो कहता है अपने आमदनी और खर्चे को बराबर कर लो, वो नेचुरल, बल्कि थोड़ा सा आमदनी ज्यादा हो ताकि गैप हो तो उससे रिपे करो। बिल्कुल, कोई भी लेंडर बोलेगा। आप भी किसी को कोई आएगा आपसे कर्जा मांगने, आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई, तो कहोगे अच्छा भाई लो 1 लाख रुपए, लेकिन तुम अपने आमदनी खर्चे को कम करो ताकि मुझे 2,000 रुपये महीने का वापस करो। हाँ बिल्कुल,
आप वैसे तो नहीं दोगे ना कि आपसे 1 लाख रुपए लेके जाए, पता चला नई गाड़ी लेके घूम रहा है। ये ऐसे लोगों को जानता हूं मैं कि जो इस तरह किए बैंकों के साथ, जिन्होंने बैंकों के साथ किया। आप देखिए आपका हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का ऑपरेशन किधर गया, खत्म हो गया, कोई है ही नहीं। अब सर आप दुनिया भर घूमते हैं, हाउसिंग से बड़ा कोई बैंकिंग सेक्टर होता है? नहीं होता, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। गांव में छोटी छोटी काउंटीज में भी 2-2, 3-3 कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनका काम ये होता है आपसे कर्जा पैसा लेना, उधर हाउसिंग के लिए देना। आपकी प्राइवेट सेक्टर को 33% दिया गया था अच्छे टाइम्स में, उनकी तरफ मूव किया गया था। आज 12 से 13% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं है। लैंडिंग क्यों नहीं है? गवर्नमेंट खुद अपने एक्सपेंडिचर में सब उठा लेती है। भाई 88% तो लोग बैंकों ने पैसा डाला हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड में, उसका यही काम है। बैंकिंग असल हो ही नहीं रही। बैंकिंग, मैं यही तो कहता हूँ सर, ये सारे बैंकों को अगर प्रॉपर्ली चला जाए, आप मार्केट के आदमी हैं, 3% पे पब्लिक पैसा उठाती है जी, 40% से भी ज्यादा हुआ सामने उठाता है, आपके सामने उठाते हैं। हम तो कारोबारी लोग हैं, हमको पता है। और यहाँ अगर बैंक्स 20% पे भी अगर ये कारोबारी लोगों को, एसएमईज को कर्जा दे तो बैंक वो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल। बदले में वो पर्सनल गारंटी भी देंगे, अपने घर की रिक्शा, साइकिल, सब कुछ, बच्चे का खिलौना तक दे देंगे आपको गिरवी के तौर पे, लेकिन नहीं देते, क्योंकि उसमें जाना पड़ेगा ना। उनको जुड़िया बाजार तो गाड़ी जाती नहीं है। नहीं, उनको बैंकिंग नहीं करनी ना, उनको एक जुड़िया बाजार में पैदल चलना पड़ता है, एयर कंडीशन में बैठना है बस, कुछ नहीं। और अगर वो जाएंगे शेरशाह, वहाँ हालात अच्छे नहीं, रोड खराब है, तो इनको तो बैठ के आराम से कमाना है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ, बैंक के बारे में लोग पूछते हैं, मैंने कहा अगर इन बैंकों को प्रॉपर्ली चलाया जाए तो हर बैंक का शेयर 200-200 रुपए का हो जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं चलाते ना, इनकी एफिशिएंसी नहीं है। मैं बैंकरों के साथ, हमारे तो बोर्ड पर कितने बैंकर होते हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनकी हम बातें सुनते हैं तो एफिशिएंसी नहीं है उनमें, उनकी एबिलिटी टू थिंक नहीं है, उनका विजन बड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है कि किस तरह इकोनॉमी चलती है। सबसे आसान लेंडिंग होती है शेयर की, बिल्कुल नहीं है, जीरो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सीडीसी के चीफ आए थे, उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है प्लेज करना, कोई छू ही नहीं सकता उस शेयर को। भाई 100 रुपये का शेयर लिया, आपको मैंने 50 रुपये दे दिया, इससे ज़्यादा कोई ईजी कोई शो है, कर्जा है? और उसके बाद अगर आपने पैसे नहीं दिए, मैं भेज दूँ उसको। भाई आप एक काम करें, आप तो चैनल बिजनेस का है, आप ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है, जो दूसरा बोर्ड है वो मेरी ऑफिस का है। इसके साथ आपको इधर 30 ब्रांचें हैं डिफरेंट बैंकों की। एक खुफिया कैमरा लेकर जाएं, आप बोले कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं 10 लाख के जगह 20 लाख के शेयर लेना चाहता हूँ, ये फलाने शेयर हैं, इसको आप प्लेज करो और आप अपना इंटरेस्ट लो। एक बैंक का मैनेजर भी अगर येस कर दे तो मैं शर्त हार गया। सर ये चीज़ मैंने सऊदी अरेबिया में खुद लागू की। हाँ। देखते देखते बिलियंस ऑफ रियाल का पोर्टफोलियो हो गया और मेजर अर्नर हो गया बैंक का। और कभी हमने इमेजिन ही नहीं किया था कि इतनी कमाई हो सकती है इसमें, रिस्क फ्री। 2000 जो 9/11 हुआ, तो आपको पता है कि नैस्डैक कहाँ से गिरा, 5400 से 1300, डॉ गिरा, बल्कि 1300 से भी थोड़ा नीचे गया। याहू का शेयर $420 से गिर के 13 रुपये आया। हमें एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? मैं स्ट्रॉन्ग मैनेजर था, डरता उड़ता नहीं था, ब्रिटिश बैंक में काम करता था। मैंने कहा बेचो, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका जितना नुकसान हुआ आखिरी 1% पे भी अगर मैंने बेच दिया तो मुझे तो लॉस नहीं हुआ। अच्छा, उसमें कोई वीआईपीज भी थे, हमने कहा वीआईपी अभी कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं। हाँ। किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, हमारा बचाना, हमें अब मेरी इंटरेस्ट बचाना है। हाँ। अब मैं 1 सेकंड इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी बेचना है, कल अगले सेकंड क्या होगा आई डोंट नो। बिल्कुल ट्रू। तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा अच्छी लैंडिंग, आसान लैंडिंग क्या हो सकती है? और आप सोचें कि अगर आज लैंडिंग 20 के 20 बैंक तैयार हो जाए, स्टॉक मार्केट वाले ही, तो आपकी मार्केट का क्या हाल होगा? ये डबल हो जाएगी, क्योंकि आप स्मॉल इन्वेस्टर्स को वापस अट्रैक्ट कर सकोगे। तो वो आएंगे तो ये स्टॉक्स को और लेंगे, क्योंकि उनको तो पता है ना कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन सा फार्मेसी कर रही है, फर्टिलाइजर क्या कर रहा है, सीमेंट ऑटो क्या कर रहा है। बिल्कुल सब में तरक्की है माशाल्लाह, लेकिन नहीं पूछते। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत मेहरबानी आपकी। जफर साहब आए और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर्सनली भी जब हम इनसे मिलते हैं तो बहुत सारी बातें पुरानी नहीं बताते हैं, और क्योंकि ये इनके घर का, जैसे मेरे घर में इकनॉमिक्स का खेल था, वैसे इनके घर में इकनॉमिक्स प्लस स्टॉक का रहा है। तो ये जो इनके तजुर्बात हैं वो बहुत यूनिक हैं। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और इसी तरह लोगों को गाइड करते रहें। हमेशा पॉजिटिव बात की। अगर आपको कोई डाउट हो तो 10-11 वाला के हमारे जो शोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उनको देख लें। यूट्यूब फिर से अवेलेबल हो गया। ज़फ़र साहब जैसे लोग कभी भी हिचकिचाए नहीं और पॉजिटिव बात करते रहे। मैं भी पॉजिटिव बात करता हूँ। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है कि आज हमारी मार्केट 33 की तरफ जा रही है और दुनिया की दूसरी इकॉनमीज़ जो हैं ऊपर नीचे हो रही हैं, हुआ करें। गवर्नमेंट से 4-5 चीज़ों के हम डिमांड करते हैं। लिंक्डइन पे आज मैंने लिख दिया। ज़फ़र साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको देख के लाइक कर दें कि जी आप ये जो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की हुई है प्राइस सिस्टम में, चाहे वो शुगर हो, चाहे कॉटन हो, चाहे वो वीट हो, उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा डिमांड ये है कि तमाम टैक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ऑयल पे हैं
उसको ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान पे किसी भी एनर्जी पे 1 पैसे का टैक्स ना हो। कीमत ऑयल की बढ़ेगी, हम ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं। अभी घटी हुई तो हमें फुल इंजॉय करने दें आप। और फिर देखिए ये इकॉनमी कैसा बूस्ट करती है। जैसा जफ़र साहब ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत अच्छा हो गया, बेहतरीन। हम कराची में लाइफ अभी इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई डर नहीं, खौफ नहीं। 3 दिन तक ऐसा समा बंधा कराची लिटरेचर फेस्टिवल में कि पुराना वक्त याद आ गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बैक टू ओल्ड टाइम्स जाएगा और इंशाअल्लाह इकॉनमी इसकी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। दुनिया मिसालें देगी। आज ही खबर आई कि इंडिया की ग्रोथ 7.8% पे अब प्रोजेक्ट की जा रही है। इंशाअल्लाह इसी साल हम लोग की जो ग्रोथ है 5% पे जाएगी, अगले साल 6-7% पे हम भी दूसरी तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में शामिल हो जाएंगे। फिर हमारी मार्केट कहाँ जाएगी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। बैंकर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आए मेरे पास, मैं फ्री एडवाइस आपको देता हूँ हाउ टू लैंड अगेंस्ट शेयर्स। ज़फ़र साहब ने कहा कि 20 बैंक्स जो बैठे हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कोई मैनेजर 10 लाख के शेयर पे 5 लाख उनको किसी को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। शेम है, बैंकों के लिए शर्म का मुकाम है कि अगर शेयर के अगेंस्ट आप लेंडिंग नहीं कर सकते, जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है, आपके एक बटन पे सारा शेयर बिक सकता है, तो फिर आप क्या बैंकिंग करेंगे? अपने आप को बैंकर ना कहें, कुछ और कहें। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो। खुदा हाफिज़।